आज से 12 बरस पहले की बात है। लंदन पुलिस शहर की खाक छान रही थी एक व्यक्ति की तलाश में। तभी एक कुरियर बॉय इक्वाडोर के दूतावास के बाहर पहुंचा, बेल बजाई। गार्ड ने वजह पूछी। उसने कहा, मेरी जान को खतरा है, मुझे शरण चाहिए। उसको अंदर ले जाया गया। अंदर जाकर उसने डिलीवरी पर्सन की वर्दी उतारी और अपना आई कार्ड आगे बढ़ाया। उस पर लिखा था जूलियन पॉल असांज, उम्र 40 वर्ष। जूलियन असांज कौन? सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक करने वाली वेबसाइट विकीलीक्स के फाउंडर। कुछ के लिए नायक, कुछ के लिए खलनायक। कुछ कहते हैं उनको नोबेल मिलना चाहिए, कुछ कहते हैं उनको गोली मार देनी चाहिए। कुछ लोगों की नज़र में वो क्रांतिकारी हैं, कुछ उनको सनकी और अपराधी मानते हैं। इसी द्वंद्व के केंद्र में खड़े असांज एक बार फिर से चर्चा में हैं। क्यों? क्योंकि उनके अमेरिका भेजे जाने की आशंका बढ़ गई है, जहां उनके ऊपर सीक्रेट जानकारियां लीक करने, अमेरिकी नागरिकों की जान को खतरे में डालने समेत 18 संगीन आरोप लगे हैं। आरोप साबित हुए तो उनको 175 बरस तक की जेल हो सकती है। असांज के वकील कहते हैं अमेरिका में उनकी जान को खतरा है, वहां उनकी हत्या कर दी जाएगी। इसी आशंका के बिना पर वे असांज का प्रत्यर्पण रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। कहां? लंदन की अदालत में। अपील खारिज हुई तो क्या होगा? कुछ हफ्तों के अंदर उनको अमेरिका भेज दिया जाएगा, जेल में रखा जाएगा और वहां की अदालत में मुकदमा चलेगा। तो आज हम जानेंगे जूलियन असांज की पूरी कहानी क्या है, अमेरिका उनको अपने यहाँ लाने पर आतुर क्यों है और विकीलीक्स के खुलासों ने कैसे दुनिया को बदल दिया। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी समराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी जूलियन असांज की। टाउन्सविले ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी छोर पर बसा है। यहीं पर जुलाई 1971 में असांज पैदा हुए थे। असांज का दावा है जब वो 1 साल के थे, माँ पिता का तलाक हो गया। परवरिश उनकी माँ क्लेयर ने की। वो घुमक्कड़ मिजाज की थी। जूलियन का बचपन ऑस्ट्रेलिया के 30 अलग अलग शहरों में बीता। अलग अलग स्कूलों में उनकी पढ़ाई हुई। 1996 में केस के दौरान उनके वकील ने दावा किया कि असांज ने 12 स्कूलों में पढ़ाई की है। 2006 के एक इंटरव्यू में असांज ने कहा कि स्कूलों की संख्या 37 है। खैर, असांज को शुरुआत से ही कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने लगे, दूसरों की प्रोग्रामिंग में सेंधमारी कर लेते थे, हिडन मैसेजेस तक को वो पढ़ लेते थे। उन्होंने अपनी पहचान एक काबिल प्रोग्रामर की बना ली थी। हैकिंग में भी माहिर थे। फिर उन्होंने 2 और हैकर्स के साथ मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया, नाम रखा इंटरनेशनल सबवर्सिव्स। ये ग्रुप सरकारी कंप्यूटर सिस्टम में सेंधमारी करता, वहां से जानकारियां लेकर दूसरे लोगों के साथ साझा करता। इस ग्रुप का नाम तब चर्चा में आया जब इसने यूरोप के कुछ देशों के सरकारी कंप्यूटर्स में घुसपैठ की। उसी दौर में ग्रुप ने एक बार अमेरिका के रक्षा विभाग का नेटवर्क हैक कर लिया। असांज के कांड की जानकारी ऑस्ट्रेलिया पुलिस को मिल गई। उनके ग्रुप पर जांच बिठाई गई। 20 की उम्र में पहली बार गिरफ्तारी हुई। उनके खिलाफ 31 मामले दर्ज किए गए। 10 बरस की जेल की तलवार लटक रही थी, मगर किसी तरह सजा से बच गए। कैसे? असांज ने तर्क रखा कि उनकी हैकिंग निर्दोष है, इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज 31 में से 25 आरोप स्वीकार कर लिए। इसके बदले बाकी चार्जेस हटा दिए गए। छोटा सा जुर्माना चुकाकर उन्हें केस से मुक्ति मिल गई। जज ने कहा असांज ने सब जवानी के जोश में किया। असांज के बारे में जो कुछ भी जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है वो उन्हीं के हवाले से है, इसलिए उनकी कहानी को लेकर हमेशा संशय की स्थिति बनी रहती है। इसका एक उदाहरण सुनिए। 1997 में ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार सुलेट ड्रिफर्स ने एक किताब लिखी, अंडरग्राउंड टेल्स ऑफ हैकिंग, मैडनेस एंड ऑब्सेशन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर। असांज इस किताब के मेन रिसर्चर थे। इसी किताब में उनका इंट्रो लिखा था। ऑस्ट्रेलियाई पत्रिका द मंथली ने 2011 में अपनी रिपोर्ट में लिखा, असांज के इंट्रो की शुरुआत ऑस्कर वाइल्ड की एक पंक्ति से हुई थी। कौन सी पंक्ति? मैन इज लीस्ट हिमसेल्फ व्हेन ही टॉक्स इन हिज ओन पर्सन, गिव हिम अ मास्क एंड ही विल टेल यू द ट्रुथ। यानी आदमी अपने चेहरे के साथ अपना सच नहीं बताता, उसे एक मुखौटा दे दो और वो तुम्हें सब सच बता देगा। इस किताब में मेंडेक्स नाम का एक किरदार था। कहा जाता है मेंडेक्स जूलियन असांज ही थे। 1980 के दशक में मेंडेक्स ने ट्रैक्स और प्राइम सस्पेक्ट के साथ इंटरनेट सबवर्सिव्स की नींव रखी। वे सरकार के विरोधी थे और उनका हैकिंग से पैसा कमाने का कोई इरादा नहीं था। उन्हीं दिनों मेंडेक्स ने साइकोफैंट नाम का एक प्रोग्राम बनाया। इसके सहारे यूएस मिलिट्री का सिस्टम हैक कर लिया। फिर उन्होंने कनाडा की टेलीकॉम कंपनी नॉर्टेल को निशाना बनाया। यहाँ पर असांज के हैकिंग ग्रुप पर पुलिस की नज़र पड़ी। ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने ऑपरेशन वेदर लॉन्च किया। पुलिस ने सबसे पहले ट्रैक्स को टारगेट पर लिया। कड़ी पूछताछ के बाद वो टूट गया। उसने ग्रुप का पता बता दिया। 1991 में एक सुबह पुलिस ने छापा मारा। असांज को गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त वो अवसाद में डूबा हुआ था। कुछ समय तक उसका इलाज भी चला। 1994 में चार्जेस लगाए गए। जैसा कि हमने पहले बताया, 1996 में वो रिहा हो चुका था। कट टू 2006।
उस बरस उन्होंने विकीलीक्स की बुनियाद रखी। असांज का मानना था कि सरकारें देश को सुचारू ढंग से चलाने के नाम पर पर्दे के पीछे से अनैतिक तरीके अपनाती हैं। ये एक अपराध है। इस साजिश को नाकाम करने के लिए पारदर्शिता जरूरी है। सरकार और आवाम के बीच कुछ छिपा नहीं रहना चाहिए। इसी आइडिया के तहत विकीलीक्स बनाया गया था। कैसे काम करता था विकीलीक्स? विकीलीक्स को आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तर्ज पर समझ सकते हैं। ये एन्क्रिप्शन और सेंसरशिप प्रूफ वेबसाइट है। इसमें कोई भी अपनी पहचान बताए बिना सीक्रेट फाइल्स अपलोड कर सकता था। इसमें क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, वीडियो, फोटो आदि शामिल थे। विकीलीक्स पर क्या क्या बड़े खुलासे हुए, टाइमलाइन के साथ आपको उनके बारे में भी बताते हैं। नवंबर 2007 ग्वांतानामो बे की जेल के लिए बना स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर छापा गया। ये एसओपी 2003 में बना था ग्वांतानामो बे चलाने वाले अमेरिकी सैनिकों के लिए। ग्वांतानामो बे क्यूबा में है। यहाँ यूएस मिलिट्री का बेस 9/11 के हमले के बाद यहाँ पर जेल बनाई गई थी। इसमें आतंकी हमले के आरोपियों को रखा गया। क्या खुलासा हुआ था? यूएस आर्मी ने कैदियों को रेड क्रॉस से छिपाकर रखने की पॉलिसी बनाई थी। दरअसल अमेरिका नहीं चाहता था कि टॉर्चर और दूसरी गैर न्यायिक हरकतें दुनिया की नजर में आए। इसके अलावा नए कैदियों को 15 दिनों तक आइसोलेशन में रखने की नीति भी थी। इस दौरान उन्हें मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता था। नवंबर 2009 विकीलीक्स ने 5 लाख से ज्यादा पेजर मैसेजेस पोस्ट किए। ये 11 सितंबर 2001 को भेजे गए थे। ये वही दिन था जब अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ था। दावा ये भी कि ये मैसेज पेंटागन, एफबीआई और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने एक दूसरे को भेजे थे। अप्रैल 2010 विकीलीक्स ने एक वीडियो रिलीज किया। वीडियो इराक की राजधानी बगदाद का था। इसमें अमेरिकी हेलीकॉप्टर से आम लोगों को मारा जा रहा था। हमले में 9 आम नागरिक और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के 2 पत्रकारों की मौत हुई थी। जुलाई 2010 द अफगान वॉर लॉग्स नाम से 75,000 से ज्यादा दस्तावेज पोस्ट किए। इनमें अमेरिका और गठबंधन सेना द्वारा आम नागरिकों की हत्या की जानकारी थी। साथ ही मारे गए लोगों की संख्या का भी जिक्र था। इसके अलावा अमेरिकी सेना का उसामा बिन लादेन का पीछा करने की पूरी डिटेल भी इसमें मौजूद थी। अक्टूबर 2010 इराक वॉर से जुड़े 4 लाख सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए। इन्हें द इराक वॉर लॉग्स का नाम मिला। क्या था इनमें? कैदियों के साथ अमेरिकी सैनिकों का बर्ताव, युद्ध में मारे गए आम नागरिकों की संख्या और उसकी डिटेल्स, इराकी विद्रोहियों को ईरान कैसे समर्थन देता रहा उसका जिक्र। फरवरी 2011 इजिप्ट के प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट की डिटेल। इनमें प्रोटेस्ट के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन और नागरिक स्वतंत्रता का विवरण था। जून 2015 सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय से लीक हुए दस्तावेज पोस्ट किए। जुलाई 2015 अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लीक्ड डॉक्यूमेंट्स पोस्ट किए। इसमें जिक्र था कैसे अमेरिका जर्मनी की तत्कालीन चांसलर एंजेला मार्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, यूएन के महासचिव, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इटली के उस समय के पीएम सिल्वियो बर्लुस्कोनी की निगरानी कर रहा था। ये तो कुछ चुनिंदा लीक्स की कहानी है। विकीलीक्स का दावा है उन्होंने अब तक 1 करोड़ से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए हैं। अब सवाल यह आता है कि असांज जेल कैसे पहुंचे। 2007 के बाद से विकीलीक्स और असांज ने अमेरिका को परेशान करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे अफगानिस्तान और इराक वॉर में यूएस मिलिट्री के काले कारनामे बाहर आए, उसकी नाराजगी बढ़ती गई। इसी बीच अगस्त 2010 में अजीबोगरीब घटना घटी। स्वीडन के प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ने असांज के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। इसमें असांज पर लगाए 2 आरोपों का जिक्र था। पहला बलात्कार, दूसरा मॉलेस्टेशन। असांज ने कहा ये आरोप बेबुनियाद हैं। असांज उन दिनों लंदन में थे। दिसंबर 2010 में लंदन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों बाद असांज को जमानत भी मिल गई, मगर ये केस चलता रहा। मई 2012 में इसी केस की सुनवाई करते हुए ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि असांज को स्वीडिश अथॉरिटीज के हवाले कर दिया जाए ताकि वो असांज को स्वीडन ले जाकर उनसे पूछताछ कर सके। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए असांज ने इक्वाडोर से मदद मांगी। 19 जून 2012 को वो लंदन स्थित इक्वाडोर के दूतावास में शरण लेने पहुंचे। राजनीतिक शरण देने की अपील की। इक्वाडोर मान गया। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश से राजनीतिक शरण लेता और उस देश के दूतावास में रहता है तो वहां दूतावास वाले देश का कानून चलेगा। माने इक्वाडोर के दूतावास में वहीं का कानून चल रहा था। ब्रिटेन की पुलिस इक्वाडोर की इजाजत के बिना वहां कोई ऑपरेशन नहीं चला सकती थी। असांज ने इसी नियम का इस्तेमाल कर ब्रिटेन को धप्पा बोला था। खुद को गिरफ्तार होने, प्रत्यर्पित किए जाने से बचाया था। फिर क्या हुआ? ब्रिटेन को आया गुस्सा, उसने दबाव डाला, लेकिन इक्वाडोर ने भी ब्रिटेन को 2 टूक जवाब दिया, हम आपके गुलाम नहीं हैं जो आपका हुक्म माने। बहरहाल ये मामला टल गया और असांज दूतावास में यहाँ रहने लगे। अगस्त 2015 में स्वीडन ने असांज पर लगे मॉलेस्टेशन के केस में जांच बंद कर दी, मगर रेप का केस चलता रहा। मई 2017 में ये केस भी ड्रॉप कर दिया गया, मगर फिर भी असांज दूतावास में ही बंद रहे। उनके ऊपर अमेरिका प्रत्यर्पित किए जाने की तलवार लटक रही थी। फिर इक्वाडोर में सरकार बदली। नई सरकार असांज को लेकर बहुत सहज नहीं थी। उसने विकीलीक्स पर कई संगीन आरोप लगाए। दावा किया कि असांज ने राष्ट्रपति के बेडरूम की तस्वीरें लीक की हैं। इसके बाद असांज का केस कमजोर पड़ता गया। दूतावास में सुविधाएं कम की जाने लगी और
उन्हें कभी भी दूतावास से बाहर निकाला जा सकता था। जब ये खबर उनके देश ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो हंगामा हुआ, उनके समर्थन में प्रोटेस्ट निकाले गए। फरवरी 2019 में अमेरिका ने असांज के नाम पर एक नया पासपोर्ट जारी किया ताकि अगर इक्वाडोर असांज को दी गई प्रतिरक्षा हटाए तो कुछ किया जा सके। कुछ किया जाता उससे पहले इक्वाडोर ने साथ छोड़ दिया। अप्रैल 2019 में लंदन पुलिस इक्वाडोर के दूतावास में घुसी और असांज को घसीटते हुए अपने साथ ले गई। मई 2019 में जमानत की शर्तों को धता बताने के लिए 50 हफ्ते की उन्हें जेल हुई। उसी महीने अमेरिका ने असांज के खिलाफ 18 चार्जेस लगाए और उनके प्रत्यर्पण की मांग की। अमेरिका का आरोप है कि असांज ने जो जानकारी लीक की उससे अमेरिकी नागरिकों की जान खतरे में पड़ी। उन्होंने अमेरिका की सुरक्षा के साथ समझौता किया। जनवरी 2021 में ब्रिटेन की एक अदालत ने कहा असांज को अमेरिका नहीं भेजा जा सकता, वहां उनकी जान को खतरा है। जुलाई 2021 में ब्रिटिश हाईकोर्ट ने जनवरी 2021 के फैसले के खिलाफ अपील की इजाजत दे दी। दिसंबर 2021 में हाईकोर्ट ने असांज के प्रत्यर्पण पर सहमति दे दी। मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील खारिज कर दी। अब डोर थी ब्रिटिश सरकार के हाथों में। जून 2022 में ब्रिटेन की सरकार ने प्रत्यर्पण रोकने से मना कर दिया। असांज ने इसके खिलाफ अपील की। 20 फरवरी 2024 को अपील पर सुनवाई शुरू हुई। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अदालत में सुनवाई जारी थी। अगर कोर्ट ने अपील खारिज की फिर क्या होगा? असांज के पास एक विकल्प बचेगा, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। वो वहां अपील कर सकते हैं। ECHR टेम्पररी तौर पर प्रत्यर्पण पर रोक लगा सकती है, लेकिन इसकी उम्मीद कम है। इसलिए ब्रिटेन की अदालत में मिला झटका असांज का भविष्य तय कर सकता है। असांज अमेरिका जाने के खिलाफ क्यों है, इस पर भी बात करते हैं। उनके वकीलों का कहना है कि अमेरिका में उनकी हत्या हो सकती है। आरोप ये भी कि इक्वाडोर के दूतावास में उनको 7 बार मारने की कोशिश हुई। हालांकि इसको लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि सारे आरोप साबित हुए तो असांज को 175 बरस तक की जेल हो सकती है। अमेरिका कहता है मैक्सिमम 4 से 6 बरस की सजा होगी और उन्हें सजा भुगतने के लिए उनके देश ऑस्ट्रेलिया भेजा जा सकता है। इस मामले पर जो भी अपडेट्स आती हैं वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी पाकिस्तान से। पाकिस्तान में नई सरकार का रास्ता साफ हो गया है। 20 फरवरी की देर रात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। इस गठबंधन को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 2.0 का नाम दिया गया है। PDM ने ही अप्रैल 2022 में इमरान खान की सरकार गिराई थी। फिर अगस्त 2023 तक सरकार भी चलाई थी। उसके बाद कार्यकाल खत्म हो गया। फिर कार्यवाहक सरकार बनी। उसी की निगरानी में 8 फरवरी को आम चुनाव कराए गए। इस चुनाव में PDM गठबंधन की पार्टियों ने अलग अलग किस्मत आजमाई, मगर नतीजे आए तो किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसलिए उन्हें दूसरी बार साथ आना पड़ा है। PDM 2.0 में क्या क्या तय हुआ है? प्रधानमंत्री की कुर्सी PMLN के पास रहेगी, शहबाज शरीफ उम्मीदवार होंगे। राष्ट्रपति की कुर्सी PPP को मिलेगी, उसने आसिफ अली जरदारी का नाम आगे किया है। नेशनल असेंबली के स्पीकर की कुर्सी PMLN ने अपने पास रखी है। डिप्टी स्पीकर PPP से होंगे। नामों का ऐलान नहीं किया गया है। नेशनल असेंबली पाकिस्तान की संसद का निचला सदन है। इसी सदन में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। सेनेट के चेयरमैन की कुर्सी PPP को मिली है। नाम की घोषणा बाद में की जाएगी। सेनेट पाकिस्तान की संसद का ऊपरी सदन है। इसके अलावा PPP को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर का पद भी मिला है। पाकिस्तानी मीडिया में छपी रपटों के मुताबिक PDM 2.0 के पीछे फौज का दबाव काम कर गया। दरअसल 20 फरवरी की दोपहर बिलावल भुट्टो अपने हाथ पीछे खींचने लगे थे। कहा था कि हम अपनी शर्तों पर ही सरकार को समर्थन देंगे। इसके चलते सरकार अधर में लटकने की आशंका थी। ऐसे में नया चुनाव या फिर मार्शल लॉ का विकल्प बच रहा था। मार्शल लॉ में पार्टियों का बचा खुचा प्रभाव भी खत्म हो जाता। इसी डर के बीच 20 फरवरी की देर रात बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ से मिलने पहुंचे। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने गठबंधन की पुष्टि कर दी। अब ये साफ नहीं है कि PPP कैबिनेट में शामिल होगी या नहीं। हालांकि इतना जरूर है कि दोनों पार्टियां मिलकर आसानी से बहुमत साबित कर देंगी। इसके साथ ही पाकिस्तान PM की कुर्सी पर शहबाज शरीफ का नाम छप चुका है। पाकिस्तान से जुड़े 2 और अपडेट्स हैं। पहला अपडेट अमेरिका से है। अमेरिका ने पाकिस्तान चुनाव में धांधली के आरोपों की जांच की मांग की है। कहा सरकार का गठन पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, मगर फर्जीवाड़े की पूरी जांच होनी चाहिए। दूसरा अपडेट पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है। कुछ दिनों पहले अली खान नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। मांग थी कि आम चुनाव के नतीजों को अवैध घोषित किया जाए, 1 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया जाए और कोर्ट का फैसला आने तक नई सरकार का गठन रोका जाए। 21 फरवरी को याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अली खान कोर्ट में नहीं आया। इससे पहले वाली तारीख पर वो एब्सेंट रहा। फिर कोर्ट ने उसके घर समन भेजा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। 19 फरवरी को कोर्ट को अली खान का ईमेल मिला। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक उसने बताया कि वो बहरीन चला गया, इसलिए कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। अली का ईमेल 21 फरवरी को कोर्ट में दिखाया गया। उसने ईमेल के साथ टिकट, बोर्डिंग पास और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी
अटैच किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अली का पब्लिसिटी स्टंट था। याचिका खारिज कर दी गई और अली खान पर 5 लाख पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना भी लगाया गया है। पाकिस्तानी चुनाव और वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स को और विस्तार से समझने की इच्छा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जा सकते हैं। हम बढ़ते हैं दूसरी सुर्खी की तरफ। दूसरी सुर्खी हेती से है। हेती में सनसनीखेज जुवेनल मोइस हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। मोइस हेती के राष्ट्रपति थे। जुलाई 2021 में भाड़े के हत्यारों ने घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। उनकी मौत के बाद क्लाउडी जोसेफ 13 दिनों के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। फिर कुर्सी एरियल हेनरी के पास आई, लेकिन 3 बरस के बाद भी वो कार्यवाहक ही हैं। अभी तक नया राष्ट्रपति चुनाव नहीं कराया गया है। पूरा देश गैंग वायलेंस की चपेट में है। इन सबके बीच मोइस हत्याकांड की जांच रिपोर्ट लीक हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मोइस की पत्नी मार्टिना ने पूर्व प्रधानमंत्री क्लाउडी जोसेफ और पुलिस चीफ लियोन चार्ल्स के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। आरोप है कि मार्टिना खुद राष्ट्रपति बनना चाहती थी, इसलिए उसने हत्यारों को हायर किया था। शक से बचने के लिए खुद भी गोली खाई थी। मोइस पर हमले के दौरान मार्टिना भी घायल हुई थी, मगर उसका जख्म बहुत गंभीर नहीं था। जज ने मार्टिना, जोसेफ और चार्ल्स के अलावा लगभग 50 और लोगों को गिरफ्तार करने और उनके ऊपर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। आरोपियों का क्या कहना है? मार्टिना ने कहा कि अन्याय है। जोसेफ ने इस कार्रवाई को कार्यवाहक राष्ट्रपति एरियल हेनरी की साजिश करार दिया। बोले हेनरी विपक्ष को खत्म करने की फिराक में है। हेनरी ने इस आरोप को नकार दिया, कहा कि जज अपने विवेक से फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं। मोइस हत्याकांड में एक अलग केस अमेरिका में भी चल रहा है, फ्लोरिडा के मायामी में। अमेरिका का कहना है कि हत्याकांड की साजिश साउथ फ्लोरिडा में रची गई थी, इसलिए केस उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। उस केस के 11 आरोपियों में से 6 अपना गुनाह स्वीकार कर चुके हैं। उनका दावा है कि पहले मोइस को किडनैप करने का प्लान था, लेकिन अंतिम समय पर हत्या का आदेश दिया गया। इसके लिए कोलंबिया के हत्यारों को हायर किया गया था। वे मोइस की हत्या के बाद अमेरिकी मूल के पादरी क्रिस्टियन इमैनुअल सेनन को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कुर्सी एरियल हेनरी के पास चली गई। हेनरी ने भूकंप और क्रिमिनल गैंग्स का हवाला देकर चुनाव की तारीख अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी है। वो गैंग से लड़ने के लिए यूनाइटेड नेशंस से मदद भी मांग रहे हैं। केन्या ने अपनी पुलिस फोर्स हेती भेजने का ऐलान किया था, मगर जनवरी 2024 में केन्या के हाईकोर्ट ने पुलिस भेजने पर रोक लगा दी। तब से मामला अधर में लटका हुआ है। हेती के बारे में हम दुनियादारी में पहले बात कर चुके हैं। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी है इजराइल हमास जंग से जुड़ी हुई। अमेरिका ने एक बार फिर से जंग रोकने के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। 20 फरवरी को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में अल्जीरिया ने प्रस्ताव पेश किया था। इसमें तत्काल प्रभाव से इजराइल हमास जंग रोकने की मांग थी। यूएनएससी के 15 में से 13 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला। ब्रिटेन ने वोटिंग से मना कर दिया। इतना प्रस्ताव पास कराने के लिए पर्याप्त था, मगर अमेरिका के वीटो ने सब धराशायी कर दिया। अमेरिका का दावा, पहले से चल रही बातचीत पटरी से उतर सकती है और बंधकों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। हालांकि बाकी दुनिया उसके दावे पर एतबार नहीं कर रही है। वीटो का जबरदस्त विरोध हो रहा है। चीन ने कहा इससे गाजा की स्थिति और बिगड़ सकती है। रूस ने कहा इस वीटो ने यूएनएससी के इतिहास में एक और काला अध्याय जोड़ दिया है। फ्रांस, नॉर्वे, कतर, सऊदी अरब, क्यूबा ने भी चिंता जाहिर की। इस बीच अमेरिका ने अपना ड्राफ्ट पेश करने की बात कही है। इसमें अस्थायी संघर्ष विराम और रफा पर इजराइल के जमीनी हमले का विरोध किया गया है। हालांकि अभी तक उस ड्राफ्ट पर वोटिंग की तारीख तय नहीं हुई है। इजराइल ने रफा पर हमले की डेडलाइन 10 मार्च रखी है। कहा है कि अगर उस दिन तक सभी बंधक रिहा नहीं हुए तो जमीनी हमला शुरू किया जाएगा। रफा गाजा पट्टी के सुदूर दक्षिण में है, इजिप्ट की सीमा से लगा हुआ। यहाँ लगभग 15 लाख लोग शरणार्थी की तरह जीने के लिए मजबूर हैं। जंग से पहले शहर की आबादी महज 2.5 लाख हुआ करती थी। आशंका है कि इजराइल के हमले से रफा कोलैप्स कर सकता है, इसलिए अरब देश और मानवाधिकार संगठन इसका विरोध कर ही रहे हैं। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने मुखालफत की है, लेकिन इजराइल उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यूं तो यूएनएससी का प्रस्ताव भी उसके लिए बाध्यकारी नहीं है, फिर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर सोचने के लिए मजबूर जरूर करेगा। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।